थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको राज्य के संबंध में कई विशेष तथ्यों से परिचित कराया था और उसके बाद मैंने राज्य के कितने तत्व हैं उनका विश्लेषण किया था और उन सारे तत्वों के कितने फीचर्स हैं उसको मैंने समझाया था। फिर उसके बाद में कौन फीचर है जिसको राज्य की आत्मा कहते हैं, कौन फीचर है जो राज्य का मानदंड है, ठीक है, कौन सा फीचर है जो आवश्यक है, कौन सा फीचर है ना भी रहे तो भी चल सकता है। ये तमाम बिंदु मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक एक तथ्यों को मैंने वहाँ समझाया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक तथ्यों को भरपूर ढंग से एनालाइज किए होंगे। एक बार मित्रों हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया था कि राज्य एक मूर्त संगठन है, मूर्त संस्था है। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाया था कि समाज रूपी संगठन में राज्य की तरह से बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और मित्रों ध्यान रखिएगा, राज्य में जो 4 तत्व होते हैं उनमें से 3 तत्व प्रत्येक संस्था में पाए जाते हैं। जैसे हमने बोला था कि राज्य एक मूर्त संगठन है और जैसे मैंने कहा था स्टेट राज्य एक मूर्त संगठन है, इसके 4 तत्व होते हैं। चारों में मैंने पहले कहा था कि जनसंख्या, भूभाग और उसके बाद सरकार, उसके बाद संप्रभुता। तो मित्रों आपको याद हो रहा होगा कि मैंने बोला था कि राज्य रूपी संगठन के ये 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। और मैंने वहीं आपको समझाया था कि ये जो 3 तत्व हैं, जैसे इसमें जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, हमने कहा था ये तीनों तत्व क्या है, ये तीनों तत्व भौतिक हैं, ये तीनों तत्व भौतिक हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने संप्रभुता को अभौतिक तत्व माना था, आपको याद हो रहा होगा, मैंने बताया था यह अभौतिक तत्व होता है। मित्रों इसी को हम लोग आध्यात्मिक तत्व भी कहते हैं, आध्यात्मिक तत्व भी कहते हैं और इसी को मैंने स्पिरिट बताया था, अर्थात प्राण, मैंने आपको समझाया था। तो मैंने कहा था कि अगर आपसे राज्य रूपी संगठन पर प्रश्न पूछेगा तो पहला प्रश्न पूछ सकता है राज्य के कुल कितने तत्व होते हैं, आप कहोगे 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। फिर आपसे प्रश्न करता है कि राज्य में कितने भौतिक तत्व होते हैं, कितने अभौतिक तत्व होते हैं या आध्यात्मिक तत्व होते हैं। आप कहते हो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये 3 भौतिक तत्व होते हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार 3 भौतिक तत्व होते हैं। संप्रभुता अभौतिक तत्व या आध्यात्मिक तत्व होता है। फिर मैंने आपसे बताया था आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन से तत्व हैं जो सभी संस्थाओं में पाए जाते हैं। तो मित्रों सावधान रखिएगा, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वह छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, उसमें ये 3 चीज़ें जरूर मिलती हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। 3 चीज़ें, थोड़ा स्वरूप अलग हो सकता है लेकिन मित्रों ये 3 चीज़ें वहाँ ज़रूर मिलती हैं। हाँ, जिस संगठन में ये चौथी चीज़ मिल जाए, सावधान रहिएगा, जिस संगठन में ये चौथी चीज़ मिल जाती है अर्थात संप्रभुता का निवास जिस संगठन में होता है उसी को हम राज्य कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि 3 चीज़ें, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, हर संस्थाओं में होता है, राज्य में भी है, अन्य सभी संस्थाओं में भी है, लेकिन जिस संस्था में संप्रभुता का निवास होगा उसी संस्था को हम राज्य कहेंगे। तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा तत्व है जिसे हम
राज्य का प्रतिमान कहते हैं, राज्य का मानदंड कहते हैं, तो संप्रभुता। मित्रों आपको एक चीज़ और मैंने समझाया था, अगर बहुत सारी संस्थाएं हम रख दें और उसमें से हम आपसे पूछें कि कोई एक संस्था उठा लो और बताओ कि वह राज्य है, तब आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि आप देखते हो 3 लक्षण तो सब में रहता है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तो सब में रहेगा। तो आप कहते हैं कि सर हम उसी संस्था को राज्य के रूप में पहचान लेते हैं जिसमें संप्रभुता का निवास जरूर रहता है। इसी संप्रभुता को मैंने सर्वोच्च सत्ता की संज्ञा दिया था, सर्वोच्च शक्ति की संज्ञा दिया था। अब आप कन्फर्म हो गए होंगे। और तो इसमें मित्रों आपसे पूछ लेता है कि बताइए राज्य रूपी संगठन का प्राण किसे कहते हैं? आप कहते हो राज्य रूपी संस्था का प्राण संप्रभुता को कहते हैं। किसी भी राज्य में मित्रों अगर संप्रभुता का निवास ना हो तो वह राज्य नहीं कहा जाएगा। अर्थात जैसे मानव के शरीर का अस्तित्व, किसी भी जीव का अस्तित्व तब तक है जब तक प्राण वायु का समावेश होता है, उसी तरह से राज्य का अस्तित्व तब तक है जब तक कि उसकी प्राण वायु संप्रभुता मौजूद रहती है। कन्फर्म हो गया? मैंने मित्रों यहाँ चारों में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाई थी। मैंने कहा था कि राज्य के लिए चारों तत्वों का होना आवश्यक है। ये अलग बात है कि संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप देख रहे हो कि चारों तत्व होना आवश्यक है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चारों तत्व मौजूद रहेंगे तभी हम उसको राज्य कहते हैं। अगर हम जनसंख्या को हटा लें तो राज्य नहीं कह पाएंगे, भूभाग को हटा लें तो राज्य नहीं कह पाएंगे। तो मित्रों सावधान रहना कि ये चारों तत्व होने चाहिए। एक भी तत्व अनुपस्थित कर देंगे तब हम उसे राज्य नहीं कहते हैं। लेकिन इन चारों तत्वों में से संप्रभुता, जिसे सर्वोच्च सत्ता कहते हैं, यह सबसे सुपर माना जाता है। मित्रों मैंने जनसंख्या के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। हमने कहा था एक राज्य के अंतर्गत जनसंख्या एक आवश्यक तत्व होता है, जनसंख्या के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं होती। अब एक प्रश्न आता है कि जनसंख्या होगी कैसे? तो मित्रों मैंने समझाया था कि जो भी जनसंख्या होगी वह जनसंख्या एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय की नहीं होगी, बल्कि वो उसमें विविधता का समावेश होता है। अर्थात विविधता में एकता का समावेश होता है। फिर मित्रों मैंने समझाया था कि जनसंख्या जो भी होगी उसका राज्य के प्रति निष्ठा का भाव होना आवश्यक है, क्योंकि वह नागरिक की श्रेणी में होती है। फिर मैंने समझाया था कि जनसंख्या कितनी होगी, इस पर मैंने अलग अलग अप्रोच आपको समझाया था। मैंने बोला था कि अगर हम प्लेटो की बात को ले लें तो प्लेटो कहते हैं कि 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब प्लेटो 5040 की जनसंख्या को फिक्स कर देते हैं। अगर हम रूसो को ले लें तो वो 10,000 की जनसंख्या को फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर हम अरस्तु को ले लें, आप देख रहे हो ये कौन कहता है? प्लेटो बोल रहे हैं। ये कौन कहता है? रूसो बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम अरस्तु की बात कर दें तो अरस्तु कहते हैं कि जनसंख्या को फिक्स नहीं किया जा सकता। जनसंख्या उतनी मात्रा में होगी जिसको हम आत्मनिर्भर बना सकें, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। तो कहते हैं उतनी जनसंख्या होनी चाहिए जितने को हम आत्मनिर्भर बना सकें। तो मित्रों आप कंफर्म हो गए कि जनसंख्या कितनी होगी कुछ भी फिक्स नहीं है। जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने को हम आत्मनिर्भर बना सकें, जिसका प्रशासन प्रबंधन हम कर सकें और जिसका हम पूर्ण विकास कर सकें, जनसंख्या उतनी हो। लेकिन मित्रों एक जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, बार बार घुमाकर प्लेटो से पूछ लेता है कि बताओ प्लेटो के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तब आप 5040 बताते हैं। मित्रों मैंने यही सावधान भी किया था कि पेपर में पूछता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तब हम 5040 भरते हैं प्लेटो के अनुसार। लेकिन मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि प्लेटो ने
5040 का फिक्सेशन लॉज नामक पुस्तक में उप आदर्श सब आइडियल स्टेट, उप आदर्श राज्य के लिए फिक्स किया था। लेकिन अगर आदर्श राज्य पर भी प्रश्न पूछ ले तब भी हमको 5040 को ही ट्रिक मारना है। तो अब आप मित्रों कन्फर्म हो गए। मैंने भूभाग के बारे में आपको समझाया था कि भूभाग शब्द का प्रयोग जब भी हम करेंगे हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर भी सरफेस के नीचे भी है, मतलब जो ज़मीन है ज़मीन के ऊपर ज़मीन के नीचे सब भूभाग के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। और आप देखते हो बिना भूभाग के हम राज्य की कल्पना नहीं करते हैं क्योंकि भूप्रदेश का होना अति आवश्यक है। लेकिन मित्रों यहाँ भी एक सीमा बनी है, यहाँ भी एक सीमा बनी है, ये अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग हो जाता है। अगर यहाँ समुद्र है तो एक निश्चित सीमा के बाद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, एक निश्चित सीमा तक हम अपने अधिकार क्षेत्र का पालन करते हैं। तो इसलिए भूभाग केवल ज़मीन का ही मतलब नहीं है, ज़मीन से ऊपर और ज़मीन के नीचे या समीप भी उसके एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब कितना भूभाग होना चाहिए इसका भी मित्रों फिक्सेशन नहीं है। उतना भूभाग हो जितना कि उसमें निवास करने वाली जनसंख्या की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्ण ढंग से हो सके। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारे सामने आता है सरकार के रूप में। मैंने मित्रों इसको बहुत अच्छे से विश्लेषित किया था। मैंने आपको समझाया था कि जो सरकार है ये सरकार है कौन। आप देखते हो सरकार वह उपकरण है जो किसी भी देश को, किसी भी राज्य को मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य अपने मूर्त स्वरूप को तभी प्रस्तुत कर पाता है जब वहाँ सरकार होती है। आप देखते हो जैसे भारत है तो मित्रों आपको पता है भारत बोल नहीं सकता, भारत देख नहीं सकता, भारत सुन नहीं सकता, लेकिन भारत में जो सरकार बैठी है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, जो भारत की राष्ट्रीय सरकार है, जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, तो मेरे कहने का मतलब ये सरकार पूरे भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। ये सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बोलेंगे वो ऐसा दूसरे दिन पेपर में होगा कि भारत ने ऐसा कहा, भारत ने वैसा कहा, भारत बोला। तो इसका मतलब है यहाँ भारत नहीं बोलता बल्कि उसमें निवास करने वाली सरकार बोलती है। भारत रूपी देश, भारत रूपी राज्य की आवाज़ भारत की सरकार होती है और यही सरकार भारत के आवाज़ को आगे बढ़ाती है, भारत को नेतृत्व प्रदान करती है। दूसरी चीज़ मित्रों, भारत चूंकि राज्य है, संप्रभु राज्य है, तो जो संप्रभुता भारत में निवास करेगी या किसी भी देश में निवास करेगी उस संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण सरकार होता है। तो सरकार एक उपकरण है जो देश या राज्य के संप्रभुता का प्रयोग करती है। सरकार एक ऐसा उपकरण है जो शासन प्रशासन का संचालन करती है। सरकार वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। और फिर आप कह सकते हो कि सरकार एक प्रकार से राज्य या देश का एजेंट होती है, अभिकर्ता होती है। इस तरह से आपने सरकार को भी समझ लिया होगा। और एक चीज़ है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं लेकिन राज्य की सत्ता सदैव बनी रहती है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता का निवास राज्य में है और जब तक संप्रभुता किसी राज्य में मौजूद है तब तक वह राज्य हमेशा बना रहता है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी लेकिन राज्य का अस्तित्व सदैव बना रहता है। फिर उसके बाद हमने चौथा तत्व लिया था मित्रों जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। मैंने संप्रभुता में कई चीज़ें बताई थी। हमने पहला पॉइंट बताया था कि संप्रभुता अभौतिक तत्व है। आपको याद होगा तो मैंने बोला था अभौतिक तत्व है। दूसरा संप्रभुता आध्यात्मिक तत्व है। ध्यान आपको आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आप पकड़ रहे होंगे। तीसरा संप्रभुता प्राण तत्व है। किसका? राज्य का। अगर ये संप्रभुता हट गया
कहने का मतलब ये प्राण तत्व है, या इसी को हम चाहे प्राण तत्व कह लें चाहे प्राणवायु कह लें, एक ही बात है। तो मेरे कहने का मतलब इस पर प्रश्न पूछता है कि संप्रभुता है क्या, तो आप कहते हैं स्पिरिट है, प्राण तत्व है। फिर संप्रभुता मापदंड है जिससे राज्य की पहचान होती है। फिर संप्रभुता पहचान का आधार है या विभेद का आधार है। तो आप सीधे सीधे कहते हो कि जो संप्रभुता है इसमें कई बेसिक इनपुट हमारे सामने मौजूद रहते हैं, बेसिक तथ्य मौजूद रहते हैं, जिसके आधार पर हम संप्रभुता की पहचान कर लेते हैं। और मित्रों, मैंने आपको समझाया था कि संप्रभुता शब्द का पहली बार प्रयोग 16वीं सदी में विचारक जीन बोदा ने किया था, और जीन बोदा ने जिस संप्रभुता का प्रयोग किया था उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। मित्रों, बार बार मैं संप्रभुता शब्द का प्रयोग करता चल रहा हूं, तो संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसी सत्ता जिसकी बातों को, जिसके आदेशों को राज्य में निवास करने वाले सभी लोग माने और उसकी बातों को बाहर के लोग भी ध्यान से सुने, अर्थात वह बाहर भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने संबंधों को बना सके। ऐसी शक्ति को हम सर्वोच्च सत्ता कहते हैं, उसे संप्रभुता कहते हैं। लेकिन मित्रों सावधान रहना, जो जीन बोदा ने जिस संप्रभुता की बात किया था वह संप्रभुता बाह्य संप्रभुता न होकर आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। कहने का मतलब है जीन बोदा पहला विचारक है जिसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। जीन बोदा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने आंतरिक संप्रभुता को ही बताया है, अर्थात ये केवल आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो मान लो कभी पेपर में पूछ लिया कि 16वीं इनका जो पार्ट माना जाता है, 16वीं सदी के विचारक जीन बोदा आंतरिक संप्रभुता को ही प्रकट करते हैं। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है, जैसे मित्रों अगर मैं फिगर बना दूं, मान लीजिए यह राज्य है और यह सरकार बैठी है जो संप्रभुता का प्रयोग करती है, इसमें निवास करने वाली सारी जनसंख्या है। तो ये सरकार जो आदेश देगी, ध्यान से समझिएगा, वो सारे आदेश सारे अधिकार संप्रभुता के रूप में दिया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग जनता जो रहती है भूप्रदेश के अंतर्गत, जितने भी लोग रहते हैं सभी इसका पालन करते हैं। तो ऐसी सत्ता जिसके आदेशों का पालन किसी देश या राज्य की भौगोलिक सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी समुदाय, सभी संस्थाएं करें, ऐसी सत्ता को हम संप्रभुता कहते हैं। और यह आंतरिक संप्रभुता की परिभाषा होती है। लेकिन मित्रों, जब हम बाहर स्वतंत्र होकर के अपने संबंधों का निर्धारण करना शुरू कर देते हैं, अर्थात जब हम विदेशी संबंधों का निर्धारण स्वतंत्रता पूर्वक करने लगते हैं, तब हम उसे बाह्य संप्रभुता कहते हैं। और मित्रों हमेशा सावधान रहिएगा कि जब भी कभी बाह्य संप्रभुता के बारे में पूछे तो बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादक जीन बोदा नहीं है, बल्कि बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादक ह्यूगो ग्रोसियस है। वहाँ आपको दिया रहता है तो आप बिल्कुल ह्यूगो ग्रोसियस को ट्रिक मारेंगे। इन्होंने बाहरी संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। कहने का मतलब ये बाह्य संप्रभुता के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों कई प्रश्न इस पर आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रभुता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जीन बोदा ने। संप्रभुता शब्द को किस सदी में प्रयोग किया गया? 16वीं सदी में। संप्रभुता शब्द को जीन बोदा ने किस रूप में किया था? आंतरिक संप्रभुता के रूप में। और कौन सा विचारक है जिन्होंने संप्रभुता के बाहरी स्वरूप का विश्लेषण किया था? उसको हम ह्यूगो ग्रोसियस कहते हैं, बाह्य संप्रभुता के रूप में। तो मित्रों इस तरह से आप संप्रभुता से भली भांति परिचित हो गए। अब हम सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक हमारा है वह है राज्य एवं अन्य संस्थाएं। एक प्रश्न मित्रों यहाँ श्योर रहता है, मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ चुके हैं, दिमाग में सेटअप कर चुके हैं,
एक प्रश्न 100% श्योर है आपको मिलता है। कभी राष्ट्र और राज्य के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी राज्य और समाज के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी राज्य और समुदाय के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी राज्य और सरकार के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। तो कहने का मतलब है मित्रों, हम इस अन्य संस्था जो लिखा है राज्य एवं अन्य संस्थाएं, इसमें हम 4 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा राज्य वीएस राष्ट्र। पहला हम इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं। फिर उसके बाद होगा राज्य समाज। वीएस का मतलब मित्रों आप समझ रहे होंगे, वर्सेज मतलब बनाम शब्द इसका हम प्रयोग करते हैं, इसको हम बनाम लिखते हैं। कहने का मतलब इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना होता है तुलनात्मक रूप से। फिर उसके बाद राज्य सरकार की तुलना करेंगे। फिर उसके बाद राज्य समुदाय की तुलना करेंगे, समुदाय की तुलना करेंगे निश्चित रूप से। और यहाँ मित्रों जो वीएस शब्द मैंने लिखा है, ये वीएस बनाम शब्द आता है। यहाँ इनके हम दोनों बिंदुओं पर तुलनात्मक रूप से स्टडी करेंगे और उसके एक एक पक्षों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब उसके बाद में एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। हमने टॉपिक बनाया है राज्य बनाम राष्ट्र का। आप देख रहे होंगे जो हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है। आज हम इसी टॉपिक को लेंगे, जबकि मैं पीछे सारे बिंदुओं को समझा चुका हूँ। अब मित्रों यहाँ पर बिल्कुल एक एक बिंदु को आप समझते चलिएगा, सारे तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला बिंदु आप देख रहे होंगे कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है। यहां शब्द लिखा हुआ है राज्य एक राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक संगठन है। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम राज्य के संदर्भ में एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पर हमेशा राज्य अपने राजनीतिक संकल्पनाओं को चरितार्थ करते हुए दृष्टिगोचर होता है। उसका जो विजन है टोटल पॉलिटिकल विजन होते हैं, उस विजन को बिल्कुल लागू करने के लिए जो संस्था मूर्त रूप में हमारे सामने होती है, उस संस्था को ही हम राज्य कहते हैं। इसलिए मित्रों जब कभी पेपर में आए राज्य है ए राजनीतिक संगठन, बी सांस्कृतिक संगठन, सी आर्थिक संगठन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तब आप पेपर में सीधे ट्रिक लगाएंगे कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है। फिर उसके बाद दूसरा आपसे पेपर में प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्र है। आपसे पेपर में आ जाएगा राष्ट्र है ए राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, बी सांस्कृतिक संगठन, सी आर्थिक संगठन, डी नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आप सीधे सांस्कृतिक संगठन को भरेंगे, क्योंकि मित्रों बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि राष्ट्र एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे कल्चरल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, सांस्कृतिक अवधारणा को स्पष्ट करती है। और जब भी कभी हम उसको अगर भाव को देखें, कभी अगर आपके यहाँ या आपके सामने कोई राज्य शब्द का प्रयोग कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा संगठन हो जहाँ पर दंड या कानून का प्रयोग करने वाला कोई प्रक्रिया चलती हो। लेकिन जब हम राष्ट्र शब्द कहते हैं तो वह राष्ट्र शब्द हमारी भावना से टच हो जाता है, हम भावनात्मक रूप से राष्ट्र की संकल्पना से जुड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों राष्ट्र को हम एक सांस्कृतिक संगठन मानते हैं, जबकि राज्य को हम राजनीतिक संगठन मानते हैं। तो पहली चीज़ें आपको क्लियर कर ली है। दूसरी चीज होती है राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है। मित्रों मैंने चित्र बना करके अभी अभी आपको समझाया था कि किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता।
इन 4 तत्वों में से संप्रभुता सबसे सुपर मानी जाती है। अगर सॉवरेंटी नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी, सर्वोच्च सत्ता नहीं होगी, हम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर राज्य दुनिया में है तो उसके लिए संप्रभुता बिल्कुल मस्ट है, संप्रभुता का होना अति आवश्यक है। अगर राज्य नहीं है, इसका मतलब है उसके पास संप्रभुता नहीं है। मित्रों, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य की संप्रभुता को कैच कर ले, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर हावी हो जाए, तब जान लीजिए कि उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाती है, वहीं राज्य समाप्त हो जाता है। अन्यथा राज्य की परछाई के रूप में संप्रभुता हमेशा चलती रहती है। वास्तव में मित्रों, संप्रभुता राज्य का प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। इसीलिए कहा जाता है सॉवरेंटी इज स्पिरिट ऑफ स्टेट, अर्थात स्टेट का यह स्पिरिट है, आत्मा है। अगर जैसे आत्मा निकल जाती है, प्राणवायु निकल जाती है, शरीर निष्प्राण बना रहता है, उसी तरह से अगर राज्य से संप्रभुता को हम खींच करके निकाल दें तो राज्य की सत्ता अपने आप निष्प्राण हो जाती है। इसलिए मित्रों, राज्य के लिए संप्रभुता अति आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र के लिए संप्रभुता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे, पेपर में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? ए राष्ट्र था, बी राज्य था, सी राष्ट्र और राज्य दोनों था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, जब इस तरह से प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था, इस तरह से प्रश्न जब आएंगे आपके सामने तो आप परेशान हो जाते हो। और विकल्प में दिया रहता है कि वह राज्य था, राष्ट्र था, राज्य राष्ट्र दोनों था, फिर उसके बाद कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 के पहले ये जो भारत है मित्रों, यह राज्य नहीं था। 15 अगस्त 1947 के पहले जो भारत है वास्तव में राष्ट्र था, लेकिन राज्य नहीं था। आप सीधे कहोगे कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या है? भारत 15 अगस्त 1947 के पहले एक राष्ट्र की भूमिका में है और राज्य नहीं है। मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है। ध्यान से आप समझिएगा, भारत 15 अगस्त 1947 के पहले राष्ट्र है, लेकिन राज्य नहीं है। राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता क्यों नहीं है? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन हो चुका था। अंग्रेजों के आधिपत्य हो जाने से भारत पर, चूंकि अंग्रेजों का आधिपत्य था, संप्रभुता पर भारत का, उसमें संप्रभुता पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण था। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था, केवल राष्ट्र था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 के बाद हम आते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, संप्रभुता भारत को वापस मिल गई, अर्थात भारतीयों के पास आ गई, तब भारत राष्ट्र भी हो गया, भारत राज्य भी हो गया। लेकिन अगर पेपर में आता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत था, तब मित्रों सावधान रहिएगा, भारत उस समय राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का निवास तो अंग्रेजों के पास था। तो इस तरह से बिल्कुल आप क्लियर कट रहेंगे, उसमें कोई सस्पेंशन आपके पास नहीं होना चाहिए। फिर मैंने दिया है कि राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। मैंने आपको विधिवत समझाया था, फिगर भी बनाया था कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व हमारे राज्य के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन मित्रों, राष्ट्र के लिए
केवल जनसंख्या की आवश्यकता होती है। इनके लिए संप्रभुता की ज़रूरत नहीं है, भौगोलिक सीमा की ज़रूरत नहीं है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्र के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर मित्रों, मैंने आपको समझाया है कि राज्य अपनी बात को अगर मनवाने की कोशिश करता है तो हमेशा दंडात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, कानून का प्रयोग करता है। जैसे अगर धारा 144 लगी है, हम आप 3 से 4 लोग एक साथ निकल रहे हैं, तुरंत पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, घसीट कर जेल भेज देती है। क्यों? क्योंकि मैंने तत्कालीन परिवेश में लागू समय का उल्लंघन किया। अर्थात जब हम राज्य की बातों को नहीं मानते, राज्य के आदेशों का पालन नहीं करते, तो राज्य हमको दंडित करता है। अर्थात राज्य के पास दंडात्मक शक्ति होती है, राजनीतिक पावर होता है, जबकि राष्ट्र जो है अपनी बात को मनवाने के लिए कभी दंड का प्रयोग नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक इच्छा का प्रयोग करता है। अर्थात राष्ट्र जनता के ऊपर अपनी बात को छोड़ देता है और अपनी पुकार जनता के पास पहुंचा देता है। जनता चाहे तो उसे सुने, चाहे ना सुने, लेकिन उसके पीछे कोई कानून नहीं रहता, कोई दंडात्मक शक्ति नहीं रहती। और वैसे भी आपको पता है, चूँकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, हमारी आत्मा से जुड़ा है, मेरे बिल्कुल आप कह सकते हो मनोभाव से जुड़ा है। इसलिए जब राष्ट्र की कोई पुकार आती है, राष्ट्र का आह्वान होता है, तो हमारी संवेदनाएं राष्ट्र से स्वयं जुड़ जाती हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात को मानने के लिए स्वाभाविक इच्छा का प्रयोग होता है मित्रों, और जबकि राज्य के लिए दंडात्मक शक्ति का प्रयोग होता है। तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो गए कि राज्य के लिए दंडात्मक शक्ति का प्रयोग, राष्ट्र के लिए स्वाभाविक इच्छा का प्रयोग। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि राज्य एक मूर्त संगठन होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था कि राज्य के संबंध में 2 संकल्पनाएं आती हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि राज्य मूर्त संगठन है, दिखाई देता है। कुछ विचारक कहते हैं राज्य वैचारिक अवधारणा है, अमूर्त है। मूर्त का मतलब जिसको हम देख सकें, अमूर्त का मतलब जिसको हम न देख सकें। लेकिन मित्रों, जो कन्फर्म है, जो सारी विचारधाराओं का, सारी संकल्पनाओं का कंक्लूजन है, निचोड़ है, वह यह है कि राज्य एक मूर्त संगठन है, और जबकि हमारा जो राष्ट्र है वह अमूर्त संगठन होता है, उसमें मूर्तता का अभाव पाया जाता है। तो जब कभी पेपर में आए कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है, दे रहे हैं कि राज्य एक मूर्त संगठन है, राष्ट्र एक मूर्त संगठन है, इस तरह से विकल्प दे दे, तो मित्रों सावधान रहिएगा कि राज्य मूर्त संगठन है, जबकि राष्ट्र अमूर्त संगठन होता है। इसी की तरह हम राज्य और राष्ट्र के गुण की तरफ जब चलते हैं, तो एक राष्ट्र का जो गुण होता है मित्रों, उसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनैलिटी कहते हैं, और जो राज्य का गुण होता है उसे हम राजत्व कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे, राष्ट्रीयता धर्म की भांति विषयगत होती है। कहने का मतलब जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता है, ये बिल्कुल धर्म की भांति विषयगत होती है, अर्थात ये टोटली ऑब्जेक्टिव होती है। क्योंकि मित्रों आपको पता होगा, धर्म कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, धर्म कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता, क्योंकि संसार में सभी लोग धार्मिक नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए धर्म अपनी आस्था पर आ जाता है, धर्म अपने विचार पर सीमित हो जाता है, आत्मिक विषय वस्तु बन जाता है। इसलिए हम धर्म को विषयगत कहते हैं, विषय निष्ठ मानते हैं, आत्मनिष्ठ मानते हैं। जबकि जो राजत्व होता है, जो राज्य का गुण होता है, राज्य का जो एसेंस होता है, वह हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। अर्थात कोई भी राजा बैठेगा, शासन चलाएगा, उसके लिए प्रजा समान होती है। अर्थात राजत्व के संबंध में राज्य की जो क्वालिटी है वो सबके लिए समान भाव रखती है, अर्थात सब पर समान रूप से नियम कानून को लागू करती है। इसीलिए राजत्व जो है वह ऑब्जेक्टिव होता है। कहने का मतलब, अगर हम राजत्व के संबंध में देखें तो इसका गुण है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। राष्ट्रीयता के संबंध में देखें तो इसका है सब्जेक्टिविटी, विषयगतता।
आत्मनिष्ठता। फिर उसके बाद मित्रों राष्ट्रीयता, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो नेशनैलिटी होती है, राष्ट्रीयता होती है, वह एक तरह की सांस्कृतिक अवधारणा है। और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जो सांस्कृतिक होगा वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक मनोभावनाओं से जरूर जुड़ा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल होती है, जबकि राजत्व यह राजनीतिक होती है। कहने का मतलब इसमें हम सीधे सीधे क्लियर हो जाते हैं, चूँकि नेशनैलिटी हमारे इमोशन से जुड़ा रहता है इसलिए वह साइकोलॉजिकल होता है, और जो हमारा स्टेट है वह एक तरह से कठोर संस्था के रूप में रहता है, कानून लगाता है, पुलिस का प्रयोग करता है, इसलिए वह अपने राजनीतिक चरित्र को बनाए रखता है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो राष्ट्रीयता है एक अधिकार के रूप में रहता है, जबकि राजत्व एक दायित्व के रूप में रहता है। कहने का मतलब है राष्ट्रीयता का पालन करते समय हम अधिकार के रूप में उसका पालन करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। हम चाहें तो उसका पालन करें या न चाहें तो उसका पालन न करें। यहाँ पर मैं अपने अधिकार के अनुरूप उसका पालन करता हूँ, लेकिन जब राजत्व के संदर्भ में आ जाते हैं इट इज़ टोटली ऑब्लिगेशन पॉइंट, यह पूरी तरह से दायित्व पर निर्भर करता है। इस तरह से मित्रों राष्ट्रीयता एक अधिकार है जबकि राजत्व एक दायित्व है। तो इस तरह आपने बेसिक रूप में राष्ट्र और राज्य दोनों का जो वर्सेज है, बनाम है, दोनों को आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं कि जब भी राज्य और राष्ट्र की आप चर्चा करेंगे तो पहला बिंदु होगा राज्य मूर्त होता है, राष्ट्र अमूर्त होता है। दूसरा बिंदु होगा राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राष्ट्र के लिए केवल जनसंख्या आवश्यक है। फिर उसके बाद राज्य की परिकल्पना तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पर संप्रभुता ना हो, और इसमें राष्ट्र के संदर्भ में संप्रभुता की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों यही मैंने आपको समझाया था कि राजनीतिक विचारक कहते हैं कि समाज में बहुत संस्थाएं होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं। वहाँ पर 3 चीज़ें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये 3 चीज़ें हर संस्था में होती है। केवल एक ऐसी चीज़ है अगर वह जिस संस्था में मिल जाए उसे हम राज्य कह देते हैं, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। मैंने उस वीडियो में अपनी कोचिंग का भी मैंने उदाहरण दिया था कि अनन्या एकेडमी एक संस्था है, इसमें जनसंख्या हम सभी लोग हैं, यहाँ के सभी छात्र, टीचर, सारे जो इतने हैं एक्सपर्ट हैं, स्टाफ हैं, सब जनसंख्या हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर भूभाग है कि यह एक निश्चित बिल्डिंग में कोचिंग हमारी संचालित होती है, कुछ स्क्वायर फीट होंगे, कुछ इसके क्षेत्रफल होंगे। आप देखते हो इसके ऊपर और नीचे सब पर मेरा एक पूरा अधिकार बना रहता है। एक तो इसमें जनसंख्या है, दूसरा इसमें भूप्रदेश है, तीसरा इस संस्था में सरकार भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैनेजर, डायरेक्टर जो भी होते हैं सब नियम बनाते रहते हैं, जिसका फॉलो टीचर भी करता है, स्टूडेंट भी करता है। तभी इतनी बड़ी संस्था जो कि टीचिंग सेक्टर की नंबर 1 संस्था मानी जाती है, तभी यह बढ़िया से संचालित होती है, अपने दायित्व का पालन करती है। तो इस संस्था में 3 चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मित्रों एक चीज़ मौजूद नहीं है जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। अगर यही संप्रभुता यहाँ होती तो इसको हम राज्य कह देते, लेकिन यही संप्रभुता नहीं है, इसलिए यह संस्था तो है लेकिन राज्य नहीं है। जहाँ पर ये चारों चीज़ें मिल जाए अर्थात संप्रभुता का निवास मिल जाए, उसी को हम राज्य की संज्ञा देते हैं। तो इसलिए मित्रों आप सावधान रहिएगा, राज्य और अन्य संस्थाओं में 3 चीज़ें समान रहती हैं, केवल संप्रभुता वह तत्व है जो सबसे अलग होता है। और राष्ट्र के लिए मैंने बताया था कि 4 तत्व में से केवल जनसंख्या का होना आवश्यक है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत गुलाम था, इसलिए भारत के पास संप्रभुता अपनी नहीं थी। अंग्रेज संप्रभुता को हाईजैक करके बैठे हुए थे, इसलिए भारत तब राज्य नहीं था, भारत उस समय राष्ट्र था, क्योंकि राष्ट्र के लिए केवल जनसंख्या
जनसंख्या आवश्यक है और जनसंख्या में हम सभी लोग हैं, इसलिए भारत उस समय राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया कि राज्य अपनी बात को मनवाने के लिए दंडात्मक शक्ति का उपयोग करता है, जबकि राष्ट्र उसे जनता की इच्छा पर छोड़ देता है। फिर मैंने बताया था कि राष्ट्रीयता बिल्कुल धर्म की भांति विषयगत होती है, जबकि राजत्व बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होती है। राष्ट्रीयता टोटली साइकोलॉजिकल है, यह जबकि राजत्व राजनीतिक है। राष्ट्रीयता एक अधिकार की तरह से है, जबकि राजत्व एक दायित्व है। तो इस तरह से मित्रों आज हम लोगों ने राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक विजन को समझा और उसको पूरी तरीके से हम लोग इनिशिएट किए। इस पर मित्रों हम एक एक प्रश्न को आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यद्यपि अभी भी अगर आप पेपर को उठा लें तो इससे आए हुए सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ जितने प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं ओरली आपको समझाता चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम राज्य के साथ अन्य संस्थाओं की तुलना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और एक चीज़ मित्रों आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल बिना किसी कंजूसी के लाइक और शेयर करने से न चूके हमारे अनन्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है टीचिंग की, जो कि आप देखते हैं नेशनल लेवल पर मानी जाती है टीचिंग सेक्टर की, वो सारी फैकल्टी हमारे पास मौजूद है। सारे एक्सपर्ट समय समय पर अपने पूरे मार्गदर्शन आपको देते रहते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर टीचर से, हर गुरुजनों से पूरा लाभ मिलता रहेगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।